गाइस, वेलकम टू स्टडी विद पूजा। जैसा कि हम लोग पॉलिटी कवर कर रहे हैं कंटिन्यू, और पॉलिटी में भी अब हम लोग चैप्टर वाइज कवर कर रहे हैं। भाग 300 का के बाद, यानी जब आर्टिकल हम लोगों ने 300 का तक की पढ़ लिया, भाग 13 तक की, तो उसके बाद हम लोग जो है चैप्टर वाइज आगे कवर करते जा रहे हैं। तो चैप्टर वाइज में भी हम लोगों ने कल क्या क्या पढ़ा था, यानी कल पिछले लेक्चर में हम लोगों ने क्या क्या पढ़ा था। तो हम लोगों ने ये जो आप यहाँ पर चार चार ये जो देख पाएंगे, यानी ये जो चार यहाँ पर टॉपिक आप देख पाएंगे, ये चार, तो यानी ये चार हम लोगों ने कल अध्ययन किया था। निर्वाचन आयोग के बारे में, यूपीएससी, संघ लोक सेवा आयोग, राज्य लोक सेवा आयोग और वित्त आयोग, इन चार चैप्टर्स के बारे में हम लोगों ने कल अध्ययन किया था। आज जो नेक्स्ट हम लोग अध्ययन करेंगे वो यहाँ पर आप नीचे देख पाएंगे, यानी आज हम लोग इसके नीचे, यानी आज हम लोगों को पढ़ना है अनुसूचित जातियों के लिए राष्ट्रीय आयोग, अनुसूचित जातियों के लिए राष्ट्रीय आयोग, अनुसूचित जनजातियों के लिए राष्ट्रीय आयोग, भाषाई अल्पसंख्यक वर्गों के लिए विशेष अधिकारी, ये जो 3 यूनिट्स हैं, और उसके बाद नियंत्रक और महालेखा परीक्षक, महान्यायवादी और महाधिवक्ता, इन सबको यानी आज हम लोग 46 से 51 तक की अध्ययन कर लेंगे। और पेशेंस बनाकर आपको चलना है। डियर एस्पिरेंट, अगर आपने अभी तक की चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर दें, बेल आइकन को प्रेस कर दें, जिससे आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन आपको मिल जाएगी। आइए डिस्कस करते हैं, और ज़्यादा से ज़्यादा आप वीडियो को शेयर करते रहें। तो यहाँ पर हम लोग बेसिकली आज इतने चैप्टर्स के बारे में अध्ययन करने वाले हैं, इसलिए पेशेंस रखना बहुत ज़रूरी है। और आज अपने, यानी यहाँ पर आप देखेंगे इनको एक साथ, क्योंकि ये कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडीज़ हैं। कॉन्स्टिट्यूशनल, जैसा कि मैंने कल भी डिस्कस किया था कि कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडीज़ यानी कि संवैधानिक निकाय, जिसे संविधान में किसी ना किसी आर्टिकल के थ्रू स्थान दिया गया है। 3 तरह की बॉडीज होती हैं स्पेसिफिक। तो यहाँ पर आप देखेंगे ये कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडीज है, जिसे संविधान में स्थान दिया गया हो किसी ना किसी आर्टिकल के थ्रू, उसे कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडीज कहते हैं। दूसरा होता है स्टेचुरी बॉडीज। स्टेचुरी बॉडीज ये क्या होते हैं? तो स्टेचुरी बॉडीज जो होते हैं वो संसद जो है, संसद किसी एक्ट के तहत बनाता है इनको। संसद किसी एक्ट के तहत इन स्टेचुरी बॉडीज को संसद किसी एक्ट के तहत बनाता है, लेकिन संविधान में इन्हें किसी एक्ट के थ्रू, यानी संविधान में इनको स्थान नहीं दिया जाता। किसी न किसी एक्ट के थ्रू संसद बनाएगा, लेकिन संविधान में इन्हें पर्टिकुलर आर्टिकल के थ्रू स्थान नहीं दिया जाता है, उन्हें कहते हैं स्टेचुरी बॉडीज। और थर्ड जो बॉडीज होती है, थर्ड होती है एनसीएनएस। थर्ड कौन सी होती है? एनसीएनएस, यानी नॉन कॉन्स्टिट्यूशनल नॉन स्टेचुरी बॉडीज, यानी जो कॉन्स्टिट्यूशन में भी नहीं है और ना ही स्टेचुरी बॉडीज है। यानी तीसरी बॉडीज क्या है? एनसीएनएस, नॉन कॉन्स्टिट्यूशनल और नॉन स्टेचुरी बॉडीज। जैसे कि एज एग्जाम्पल नीति आयोग। नीति आयोग ये तीसरी बॉडी होती है, नीति आयोग। अब ये कैसे वर्क करती है? यानी जो है नॉन कॉन्स्टिट्यूशनल नॉन स्टेचुरी बॉडीज किसे कहते हैं? जो ना ही जिसे संविधान में स्थान दिया गया हो और ना ही किसी एक्ट के थ्रू बनाई गई हो, लेकिन ये एक जो एग्जीक्यूटिव रिजोल्यूशन होता है उसको पास कर दिया जाता है, और एग्जीक्यूटिव रिजोल्यूशन पास करने के बाद उसके तहत ये बॉडीज बनाई जाती है। और जैसे कि एज एग्जाम्पल नीति आयोग, तो ये हो गई एनसीएनएस, नॉन कॉन्स्टिट्यूशनल और नॉन स्टेचुरी बॉडीज। तो 3 तरह की बॉडीज आपने देख ली। तो यहाँ पर आप देखेंगे, यानी कॉन्स्टिट्यूशनल को संवैधानिक निकाय कहते हैं। संवैधानिक यानी जिसको संविधान में स्थान दिया गया है। तो इसी के थ्रू हम लोगों ने 4 के बारे में, यानी 4 जो है यहाँ पर आप देख पाएंगे, तो 4 जो बॉडीज हैं इनके बारे में हम लोगों ने अध्ययन किया था। इन 4 के बारे में निर्वाचन आयोग, संघ लोक सेवा आयोग, राज्य लोक सेवा आयोग और वित्त आयोग। इनमें में से, यानी अगर आप ये चैप्टर्स देख पा रहे हैं 42 से 51 तक की, तो यहाँ पर अगर बोला जाए आपसे कि इन सब की नियुक्ति कौन करता है, अगर कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडीज में से जो आप ये नाम देख रहे हैं इन सब की नियुक्ति कौन कौन करता है, तो सिर्फ और सिर्फ जहां पर आपको राज्य लोक सेवा, यहाँ राज्य का नाम मेंशन है, और यहाँ पर राज्य का महाधिवक्ता, तो इन दोनों की नियुक्ति जो है वो राज्यपाल करते हैं। बाकी जितनी भी ये बॉडीज बची, निर्वाचन आयोग, संघ लोक सेवा आयोग, वित्त आयोग, अनुसूचित जातियों के लिए राष्ट्रीय आयोग, जनजातियों के लिए राष्ट्रीय आयोग, भाषाई अल्पसंख्यक के लिए जो विशेष अधिकारी हो गए, नियंत्रक, महालेखा परीक्षक और महान्यायवादी, इनकी नियुक्ति कौन करता है? तो इनकी नियुक्ति राष्ट्रपति करते हैं। आइए बहुत इजी वे में हम लोग समझने वाले हैं, और आपको पूरी तरह से अच्छा कॉन्सेप्ट समझ में आ जाएगा। और आइए डिस्कस करते हैं यहाँ से हम लोग 46 चैप्टर से। तो पेशेंस बनाकर रखिएगा, कॉपी पेन निकाल कर आप नोट डाउन कर सकते हैं।
और आइए डिस्कस करते हैं अनुसूचित जातियों के लिए राष्ट्रीय आयोग 46 चैप्टर। हम लोगों ने कल बात की थी कि हम लोग 48 तक की खत्म कर देंगे कल वाले ही वीडियो में, लेकिन कल जो वीडियो था वो काफ़ी लंबा हो रहा था, इस वजह से हम लोगों ने 45 तक अध्ययन किया था। आज हम लोग 46 से 51 तक की अध्ययन करते हैं। तो आइए डिस्कस करते हैं। तो यहाँ पर आप देखेंगे 46 चैप्टर अनुसूचित जातियों के लिए राष्ट्रीय आयोग। तो आइए समझते हैं इसको, बहुत ही इजी वे में समझने की कोशिश करते हैं। उसके बाद जैसा कि हम लोग चैप्टर्स पढ़ने से पहले उसको ब्रीफ में समझ लेते हैं कि इसके अंतर्गत पढ़ना क्या क्या है और कैसे इसको इन शॉर्ट पहले हम लोग देख लेते हैं, उसके बाद चैप्टर्स पे आते हैं। तो आइए डिस्कस करते हैं कि इसको मैं इन ब्रीफ में समझा देती हूँ कि ये जो आप देख रहे हैं आयोग, यानी ये देख रहे हैं कि अनुसूचित जातियों के लिए एक राष्ट्रीय आयोग बनाया गया। तो इसके जननी यानी ये आयोग तक ही कैसे पहुंचा, इसको जो है कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडीज में कब डाला गया, किसके थ्रू कौन कौन से अमेंडमेंट हुए, तो यहाँ पर हम लोग देखते हैं इसकी जननी की पहले ये राष्ट्रीय आयोग कब गठित हुआ। तो आइए समझते हैं, यहाँ पर मैं समझाने की कोशिश करती हूँ। तो फर्स्ट ऑफ ऑल आप देखेंगे कि इसको आर्टिकल में कहाँ पर यानी कॉन्स्टिट्यूशन में कहाँ पर स्थान दिया गया है, तो आर्टिकल 338। ये आप ब्रीफ में जो मैं बताती हूँ उसे आप नोट डाउन कर लिया करें जिससे चीज़ें याद रहती। तो यहाँ पर आप देखेंगे कि आर्टिकल 338 में इसको जो है ओरिजिनली आर्टिकल के थ्रू इसको स्थान दिया गया आर्टिकल 338 में। और इस आर्टिकल 338 के तहत एक स्पेशल जो है ऑफिसर नियुक्त किया जाता है, स्पेशल ऑफिसर नियुक्त किया जाता है, ऑफिसर जो है वो नियुक्त किया जाता है। और ये जो स्पेशल ऑफिसर होता है ये कमिश्नर फॉर SC ST जो है, यानी जो इसके थ्रू स्पेशल जो है ऑफिसर जो है वो किस लिए नियुक्त किया जाएगा, यानी स्पेशल ऑफिसर किसके थ्रू नियुक्त किया जाता है, तो कमिश्नर फॉर SCs के लिए। तो आर्टिकल 338 में स्थान दिया गया, इसके थ्रू एक स्पेशल ऑफिसर नियुक्त किया जाता है। और ये स्पेशल ऑफिसर किसके थ्रू नियुक्त किया जाता है, तो कमिश्नर फॉर SC ST के थ्रू नियुक्त किया जाता है। अब ये जो स्पेशल ऑफिसर नियुक्त किया गया है तो ये कार्य क्या करेगा, चूंकि कॉन्स्टिट्यूशन में इसको स्थान दे दिया गया आर्टिकल 338 के थ्रू। तो ये जो स्पेशल ऑफिसर जो नियुक्त किया जाता है, यानी इसके थ्रू जो अध्यक्ष वगैरह नियुक्त किए जाते हैं इस आयोग के थ्रू, चूंकि ये आर्टिकल बन गया है तो इसके थ्रू इसका कार्य क्या होता है, इसका कार्य होता है जो अनुसूचित जाति जनजातियां हैं। यहाँ पर SC और ST लिखने का तात्पर्य यही है कि ये जो आर्टिकल 338 है वो SCs के लिए है और 338A जो है वो STs के लिए है। लेकिन पहले ऐसा नहीं था, स्टार्टिंग में अभी आप देखेंगे कि संविधान संशोधन के बाद ये अलग हुए हैं, SCs के लिए अलग, क्योंकि अगला चैप्टर आप पढ़ने वाले हैं वो STs के लिए पढ़ने वाले हैं, ST के लिए। यहाँ पर आप SC के लिए देख रहे हैं। तो ये पहले यानी आर्टिकल 338 में एक स्पेशल ऑफिसर नियुक्त किया जाता है कमिश्नर फॉर SCs के थ्रू। और ये जो स्पेशल ऑफिसर नियुक्त किया जाता है इसका कार्य क्या होता है, इसका कार्य जो होता है कि जो अनुसूचित जातियां हैं इनके शोषण को रोकना और इन्हें इक्वली जो है इनमें इक्वली जो है कोई भी सामान हो गया उसको डिस्ट्रीब्यूट करना और इन्हें समाज के इक्वल लेकर चलना। तो इसका कार्य हो जाता है स्पेशल पावर जो ऑफिसर है। तो यहाँ पर यानी ये क्या कार्य करेगा, ये स्पेशल ऑफिसर जो है वो SC STs के लिए स्पेशल जो है वर्क करेगा और इनके बारे में जो भी रिपोर्ट होगी, जो योजना स्कीम के थ्रू चलाई जाएगी उनको इम्प्लीमेंट करने का कार्य करेगा। और उसके बाद इस योजना को SC ST की इस रिपोर्ट को किसको सौंप देता है, राष्ट्रपति को सौंप देता है। तो यानी आपको क्या समझ के चलना है कि आर्टिकल 338 के थ्रू जो अनुसूचित जातियों के लिए एक राष्ट्रीय आयोग बनाया गया है वो उसके थ्रू एक स्पेशल ऑफिसर है, कमिश्नर फॉर SCs STs के थ्रू एक स्पेशल ऑफिसर नियुक्त किया जाता है। और वो स्पेशल ऑफिसर जो है वो क्या करता है, वो SC STs के बारे में जो भी स्कीम योजनाएं बनाई जाती हैं उनको इम्प्लीमेंट करने का कार्य, उनको इक्वली जो है सारी सामान जो है यानी समाज के सभी वर्गों में सारी चीज़ें जो है इक्वली डिस्ट्रीब्यूट हों, इस चीज़ के लिए ये वर्क करता है। और ये स्पेशल ऑफिसर अपनी रिपोर्ट जो है वो राष्ट्रपति को सौंपता है। यानी नियुक्ति एक तरह से आप समझ गए होंगे कि राष्ट्रपति ही करेंगे। क्योंकि मैंने कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडीज पढ़ाने से पहले आपको बता दिया कि आपने जितनी देखी बॉडीज यानी महान्यायवादी और राज्य लोक सेवा आयोग को छोड़ करके जितनी भी कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडीज थी उनकी नियुक्ति कौन कर रहा था, तो उनकी नियुक्ति राष्ट्रपति ही कर रहे थे। ठीक है, तो ये तो हुआ कि कॉन्स्टिट्यूशन के आर्टिकल 338 के थ्रू क्या कहा गया। अब बात करते हैं कि ये जो राशि यानी चैप्टर्स का नाम है, चैप्टर का क्या नाम है, अनुसूचित
जातियों के लिए राष्ट्रीय आयोग, अनुसूचित जातियों के लिए राष्ट्रीय आयोग। तो ये आप देखें कि ये आयोग कब गठित हुआ, यानी स्पेसिफाई इनके लिए एक आयोग कब गठित किया गया। तो इसकी जर्नी चलती है यानी 1978 से। 1978 में ये सबसे पहले ये क्या थी, ये एक एग्जीक्यूटिव रेजोल्यूशन पास हुआ। अब एग्जीक्यूटिव रेजोल्यूशन क्या होता है मैंने डिस्कस कर दिया। एग्जीक्यूटिव रेजोल्यूशन जो है वो पास होता है, तो एग्जीक्यूटिव रिजोल्यूशन यानी जो नॉन कॉन्स्टिट्यूशनल है और जो है नॉन कॉन्स्टिट्यूशनल और नॉन स्टेचुरी बॉडीज, उसको कहते हैं, उस जो भी नियम बनाया जा रहा, इसको कहते हैं कि एक संकल्प पारित किया गया, एक संकल्प के माध्यम से। ना ही वो आर्टिकल में इसका स्थान है, ना ही उसे संविधान में मतलब दिया गया स्थान, और ना ही वो एक्ट के थ्रू बनाया जाता है। तो उसको कहते हैं जो है एग्जीक्यूटिव रिजोल्यूशन के थ्रू पास करना। तो एग्जीक्यूटिव रिजोल्यूशन के थ्रू पास किया गया 1978 में एक नियम, यानी एक संकल्प कह दें, एक संकल्प के माध्यम से क्या किया गया, जो नॉन स्टेचुरी मल्टी यानी एग्जीक्यूटिव रिजोल्यूशन पास हुआ। फिर इसके थ्रू क्या हुआ, जो नॉन स्टेचुरी बॉडी थी, नॉन स्टेचुरी, और जो यानी नॉन स्टेचुरी बॉडी सी, कौन नॉन स्टेचुरी बॉडी सी, तो जो ये SC ST है, ये नॉन स्टेचुरी बॉडी, नॉन स्टेचुरी मतलब संसद ने किसी एक्ट के थ्रू उसको नहीं बनाया था। इसमें मल्टी मेंबर थे इस कमीशन में, SC ST दोनों थे, यानी अभी यहाँ पर SCs और STs दोनों थे। दोनों के लिए क्या हुआ, एक एग्जीक्यूटिव रिजोल्यूशन पास हुआ 1978 में। किसके लिए, जो ये नॉन स्टेचुरी जो बॉडीज है, और एक तरह से मल्टी मेंबर, इसमें मल्टी मेंबर कमीशन थी फॉर SCs और STs के लिए। और इस SC ST के लिए, ये जो SC ST दोनों वर्गों के लिए एक एग्जीक्यूटिव रिजोल्यूशन 1978 में पास होता, यानी एक संकल्प पास होता है जो कि गैर सांविधिक है। तो इसके बाद आप देखें 1978 के बाद इसकी जर्नी है कि इस पीछे वाले वर्ड को आप रिप्लेस कर दें, यानी 1987। अब 1987 में क्या हुआ, जो ये एग्जीक्यूटिव रिजोल्यूशन था, इसके नाम को परिवर्तित कर दिया जाता है। यानी ये जो एग्जीक्यूटिव रिजोल्यूशन था, ये जो एग्जीक्यूटिव ये संकल्प जो पारित किया गया था 1978 में, और अनुसूचित जाति और जनजाति के लिए एक गैर सांविधिक बहुसदस्यीय स्थापना की गई थी। यानी ये जो मैं बता रही हूँ कि नॉन स्टेचुरी मल्टी मेंबर, यानी इसका मतलब है कि गैर सांविधिक बहुसदस्यीय आयोग की स्थापना की गई थी। कब, 1978 में। फिर 1987 में क्या हुआ, 1987 में सरकार ने एक दूसरा संकल्प लाए, इसी एग्जीक्यूटिव रिजोल्यूशन ही लाए। एग्जीक्यूटिव रिजोल्यूशन यानी एक संकल्प के माध्यम से पारित करना। तो एक दूसरा संकल्प लाए, और इसमें क्या कर दिया, ये जो इसका नाम था कि बहुसदस्यीय आयोग, यानी गैर सांविधिक बहुसदस्यीय आयोग था, नॉन स्टेचुरी मल्टी मेंबर कमीशन जो नाम था, इसका नाम परिवर्तित कर दिया गया। और दूसरा नाम 1987 में क्या रख दिया गया, तो दूसरा नाम यानी इसके नाम को रीनेम कर दिया गया, चेंज कर दिया गया, और इसका नाम रखा गया राष्ट्रीय अनुसूचित जाति एवं जनजाति आयोग। राष्ट्रीय अनुसूचित, यानी यहाँ पर आप देखेंगे कि 1978 में जो संकल्प पारित हुआ है, संकल्प के थ्रू इसका नाम रखा गया था गैर सांविधिक बहुसदस्यीय आयोग। ठीक है। और ये क्या हुआ, ये एक संकल्प के थ्रू आया था, यानी ना ही एक्ट था और ना ही इसे संविधान में स्थान दिया गया था अभी तक की 1978 तक की। गैर सांविधिक बहुसदस्यीय आयोग गठित हुआ, किसके लिए गठित हुआ, तो SC और ST के लिए, कम्युनिटी के लिए गठित हुआ। फिर 1987 में ही एक दूसरा संकल्प पारित हुआ, यानी कहते हैं एग्जीक्यूटिव रिजोल्यूशन पारित हुआ या दूसरा संकल्प पारित हुआ, और इस गैर सांविधिक बहुसदस्यीय आयोग का नाम बदल दिया गया और रखा गया राष्ट्रीय अनुसूचित जाति एवं जनजाति आयोग, राष्ट्रीय अनुसूचित जाति और जनजाति आयोग। फिर 1987 के बाद फिर 65वां संविधान संशोधन होता है 1990 में। कौन सा संविधान संशोधन, 65वां। अब देख रहे हैं कि आप इसको कॉन्स्टिट्यूशन में स्थान दिया जा रहा है। इसके पहले अगर आपने पॉलिटी के कंटिन्यू लेक्चर देखे हैं तो आपने देखा होगा कि अनुसूचित जाति और जनजाति के लिए जो है कॉन्स्टिट्यूशन में स्थान देने के लिए आपने देखा था कि कितने प्रावधानों के बाद आपने देखा कि जैसे पंचायती राज व्यवस्था को जो है कॉन्स्टिट्यूशन में स्थान देने के लिए कितनी समितियां बनी, कितनी समितियों की रिपोर्ट जो है जांच पड़ताल करने के बाद उसको कॉन्स्टिट्यूशन में स्थान दिया जाता है। तो यही प्रक्रिया इसके साथ भी है।
तो यहाँ पर आप देखेंगे कि 1987 के बाद एक कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट होता है कॉन्स्टिट्यूशन में, और 65वां संविधान संशोधन होता है। तो 65वां संविधान संशोधन किसके लिए है? SC ST से ही संबंधित। तो यानी 65वां संविधान संशोधन हुआ 1990 में, और संविधान तो इसमें क्या हुआ, इसमें फिर से रिप्लेस किया गया। किसको रिप्लेस किया गया? तो ये जो राष्ट्रीय अनुसूचित जाति जनजाति था, तो 65वें संविधान संशोधन अधिनियम के द्वारा अनुसूचित जाति और जनजाति के लिए एक विशेष अधिकारी के स्थान पर एक उच्च स्तरीय बहुसदस्यीय राष्ट्रीय अनुसूचित जाति और जनजाति आयोग की स्थापना की जाती है। यानी 1990 में क्या होता है, 1987 के बाद आपने देखा कि इसका नाम था राष्ट्रीय अनुसूचित जाति जनजाति, और उसके बाद 1990 में क्या हुआ, 1990 में 65वां संविधान संशोधन हुआ, और इसके थ्रू इसका नाम जो है यानी फिर से ये रिप्लेस किया गया। किससे रिप्लेस किया गया? तो जो हाई लेवल मल्टी मेंबर थे, हाई लेवल मतलब उच्च स्तरीय बहुसदस्यीय राष्ट्रीय अनुसूचित जाति और जनजाति आयोग, यानी उच्च स्तरीय बहुसदस्यीय राष्ट्रीय अनुसूचित जाति और जनजाति आयोग की स्थापना कर दी जाती है। तो यानी अब फिर से इसका नाम जो है ये रिप्लेस कर दिया गया था राष्ट्रीय अनुसूचित जाति और जनजाति आयोग से। इसका नाम हो गया था, एक तरह से रिप्लेस किया गया था कि जो है उच्च स्तरीय बहुसदस्यीय राष्ट्रीय अनुसूचित जाति और जनजाति आयोग की स्थापना की गई। कब? 65वें संविधान संशोधन 1990 के थ्रू। इसके बाद की घटना क्या है? उसके बाद 89वां संविधान संशोधन होता है 2003 में, यानी CAA कह दें अगर, कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट हुआ। और यहाँ पर आप देखेंगे कि कौन सा कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट, तो 89वां संविधान संशोधन 2003 में होता है। और इसके थ्रू क्या हुआ, इसके थ्रू जो ये SC ST आप देख रहे थे, अभी तक की जो ये SC ST थे, इसको दोनों को अलग अलग कर दिया गया। यानी SC के लिए एक अलग राष्ट्रीय आयोग बना दिया गया और STs के लिए एक अलग राष्ट्रीय आयोग बना दिया गया। तो अभी आप, क्योंकि इस चैप्टर में आप SC के लिए देख रहे हैं, दूसरे चैप्टर में आप कंटिन्यू यही पॉइंट कनेक्ट करेंगे कि 1978 में वो दोनों एक थे, और यानी SC और STs एक थे। एक संकल्प के माध्यम से पारित किया गया था, एक संकल्प जिसको इसको गैर सांविधिक कह रहे थे। 1987 में भी दूसरा संकल्प पारित हुआ, जिसमें उसका नाम राष्ट्रीय अनुसूचित जाति जनजाति रखा गया। फिर 65वां संविधान संशोधन आया और इसको रिप्लेस कर दिया गया जो है हाई लेवल जो है यानी बहुसदस्यीय राष्ट्रीय आयोग से, राष्ट्रीय अनुसूचित जाति जनजाति आयोग से। उसके बाद 89वां संविधान संशोधन 2003 में होता है और SC ST को अलग अलग कर दिया गया। अब यहाँ पर जब SC और ST के लिए अलग अलग कर दिया गया, तो इसी के लिए SC के लिए आर्टिकल डाला गया, आर्टिकल 338 के थ्रू अनुसूचित जाति आयोग बनाया गया। अनुसूचित जातियों के लिए एक राष्ट्रीय आयोग, SC के लिए, यानी SC को कहा जाता है अनुसूचित जाति और STs को कहा जा रहा है अनुसूचित जनजाति। इसको आर्टिकल 338A में स्थान दिया गया। और अब देख रहे हैं कि दोनों बॉडीज अलग अलग हो गई, SC और ST। अब इनके लिए अलग अलग आयोग है, किस संविधान संशोधन के थ्रू? तो 89वें संविधान संशोधन के थ्रू। इसके बाद जो 2003 में ये संविधान संशोधन हुआ था और 2004 में ये जो है पूरी अच्छी तरह से इम्प्लीमेंट होने लगा ये आयोग। और 2004 में अब क्योंकि अलग अलग आयोग बन गया था, तो इस आयोग के थ्रू यानी जो है इसमें कौन कौन से मेंबर होंगे, यानी अगर SC के लिए आयोग बनाया गया तो इस आयोग में कौन कौन से मेंबर होंगे? तो इसमें चेयरपर्सन होगा, चेयरपर्सन, और वाइस चेयरपर्सन होगा, और 3 अदर मेंबर होंगे। अगर आपने इस चीज को नोट डाउन कर लिया जो मैंने बताया, तो आपने ब्रीफ पूरा समझ लिया। अब आपको समझने में कोई दिक्कत नहीं होने वाली चैप्टर्स को। तो यानी पहले ब्रीफ बताने का यही सार होता कि आप चीजों को कनेक्ट करने लगे। तो यहाँ पर यानी 2004 में क्या हुआ कि जो आयोग बना उसमें एक चेयरपर्सन, एक वाइस चेयरपर्सन और 3 अन्य सदस्य हुए। और इन सबकी नियुक्ति, चेयरपर्सन, वाइस चेयरपर्सन और जो 3 मेंबर हैं, इन सबकी नियुक्ति कौन करेगा? तो राष्ट्रपति इन सबकी नियुक्ति करेगा। और ये राष्ट्रपति की एक तरह से प्रसाद पर्यंत पद पर जो है वो कार्य करें। तो आइए देखते हैं अब चैप्टर्स को। अब आपको कैसे समझना है, तो यहाँ पर आप चैप्टर देखेंगे कि अनुसूचित जातियों के लिए राष्ट्रीय आयोग। तो इसकी जर्नी यानी आयोग तक ये कैसे पहुंचा, कि आयोग कब गठित किया गया। तो आपने देख लिया कि 89वें संविधान संशोधन के थ्रू SC और STs के लिए अलग अलग हो गया। और SC के लिए यहाँ पर आप इस चैप्टर में SC के लिए देख रहे हैं,
सेम पूरी फीचर, पूरी बॉडी वही कार्य करेगी, और एसटी के लिए होगा, वहां पर एसटीज के लिए होगा। अंतर क्या है मैं अभी डिस्कस करूंगी। तो यहाँ पर आइए देखते हैं अनुसूचित जातियों के बारे में। तो यहाँ पर आप देखेंगे कि इस आर्टिकल में स्थान दिया गया। चूंकि आपको ब्रीफ बताने से आपको सारे क्वेश्चन जो है उस समय क्लियर हो जाते हैं, और आप पूरा माइंड मेकअप आपका सिर्फ इस चीज के लिए होता है कि अब कौन सी चीज कहाँ पर कनेक्ट हो रही है। तो यहाँ पर आप देखेंगे कि जो राष्ट्रीय अनुसूचित जाति आयोग है, राष्ट्रीय अनुसूचित जाति आयोग, उसको संवैधानिक निकाय है। तो सांविधिक निकाय और संवैधानिक निकाय क्या क्या होता है, इसको मैंने कल डिस्कस किया था। यानी क्या बताया था कि जो संवैधानिक है, जिसको संविधान में एज ए आर्टिकल स्थान दिया गया है, उसको कहते हैं संवैधानिक। और सांविधिक किसे कहते हैं, जिसे आर्टिकल यानी जो है संविधान में स्थान नहीं दिया गया हो, लेकिन किसी एक्ट के थ्रू बनाया गया हो, जिसको कह रहे हैं हम लोग स्टेचुरी बॉडीज। तो यानी उसको यानी संसद किसी एक्ट के थ्रू बनाती है, उसको कहते हैं सांविधिक निकाय। तो यहाँ पर आप देखेंगे कि राष्ट्रीय अनुसूचित जाति आयोग इस संदर्भ में एक संवैधानिक निकाय है, क्योंकि इसे आर्टिकल के थ्रू स्थान दिया गया है। और आर्टिकल कौन सा है, 338। 338 किसके बारे में है, तो अनुसूचित जातियों के लिए राष्ट्रीय आयोग के बारे में। और आप देखते हैं कि कई अन्य आयोग जैसे चलते रहते हैं। कई अन्य आयोग कौन कौन से, जैसे राष्ट्रीय महिला आयोग 1992 में स्थापना हुई, राष्ट्रीय अल्पसंख्यक आयोग 1993 में, पिछड़ा वर्ग आयोग 1993 में, राष्ट्रीय मानव अधिकार 1993, और यहाँ पर आप देखेंगे राष्ट्रीय बाल अधिकार संरक्षण आयोग जो है 2007। तो ये क्या है, चूंकि इनको आप आर्टिकल में कहीं भी स्थान इनका नहीं देखते हैं। हालांकि अब ये राष्ट्रीय पिछड़ा वर्ग आयोग जो है उसको कॉन्स्टिट्यूशन संविधान संशोधन के थ्रू स्थान दे दिया गया है वर्तमान समय में। तो यहाँ पर आप देखेंगे कि जो अन्य जैसे राष्ट्रीय अल्पसंख्यक आयोग, मानव अधिकार आयोग, राष्ट्रीय बाल अधिकार संरक्षण आयोग जो है, और ये जो है आदि संवैधानिक आयोग ना होकर के क्या है, सांविधिक आयोग है। सांविधिक यानी ये आयोग बनाए गए हैं नियम कानून के तहत, एक एक्ट के तहत बनाए गए हैं, लेकिन ये एक संवैधानिक निकाय नहीं है, क्योंकि इन्हें पर्टिकुलर आर्टिकल के थ्रू संविधान में स्थान नहीं दिया गया। तो ये किस रूप में है, ये सांविधिक आयोग है। तो यहाँ पर आप देखेंगे, और क्योंकि इनकी स्थापना जो है संसद के अधिनियम द्वारा की गई है, यानी सांविधिक मतलब विधि के अनुसार। विधि कौन बनाता है, संसद। तो संसद के द्वारा ही बनाए गए हैं, लेकिन कॉन्स्टिट्यूशन में स्थान ना देने के कारण इसको सांविधिक कहा जा रहा है। तो एससी राष्ट्रीय अनुसूचित जाति के लिए राष्ट्रीय आयोग जो है वो क्या है, वो संवैधानिक निकाय है। तो इसका उदय कैसे हुआ, तो इसका उदय आपने देख लिया कि 1978, 1987, उसके बाद 65वां संविधान संशोधन, उसके बाद 89वां, और फाइनली 2004 में ये जो है अपने यानी जो है इम्प्लीमेंट होने का कार्य होने लगा इसका। ठीक है, तो आयोग का उदय कब हुआ, तो यहाँ पर आप देखेंगे कि मूल संविधान में जो आर्टिकल 338 है, अनुसूचित जातियों और अनुसूचित जनजातियों के लिए एक विशेष अधिकारी की नियुक्ति का उपबंध करता है। यानी ये क्या कह रहे हैं कि जो मूलतः संविधान का जो अनुच्छेद है आर्टिकल 338, वो क्या कर रहा है, वो अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति के लिए एक विशेष अधिकारी की नियुक्ति करता है। यानी एक स्पेशल ऑफिसर जो है वो नियुक्त किया जाता है, जो अनुसूचित जातियों और जनजातियों के लिए संवैधानिक संरक्षण से संबंधित सभी मामलों का निरीक्षण करता है। मैंने बताया कि आर्टिकल 338 क्या है, एक स्पेशल ऑफिसर जो है वो नियुक्त किया जाएगा, एक विशेष अधिकारी जो है नियुक्त किया जाएगा, और किसके थ्रू, तो एक कमिश्नर ऑफ एससीज एसटीज के थ्रू नियुक्त किया जाएगा। तो यहाँ पर आप देखेंगे जो अनुसूचित जाति और जनजाति के संवैधानिक संरक्षण से संबंधित सभी मामलों की देखरेख करता है ये स्पेशल ऑफिसर। अब ये इसकी रिपोर्ट किसको देगा, तो इसकी रिपोर्ट देगा राष्ट्रपति को देगा। तो मैंने यही पहली लाइन बताई थी कि आर्टिकल 338 और स्पेशल ऑफिसर नियुक्त किया जाएगा। स्पेशल ऑफिसर जो है वो किसके थ्रू, तो कमिश्नर फॉर एससी जस्टिस के थ्रू, कमिश्नर फॉर एसटीज के थ्रू। और किस ये कार्य क्या करेगा स्पेशल ऑफिसर, तो ये एससी और एसटीज की जो रिपोर्ट है वो राष्ट्रपति को सौंपने का कार्य करेगा। तो यहाँ पर आप देखेंगे कि राष्ट्रपति के समक्ष ये सारी रिपोर्ट रख देता है, और यहाँ पर उसे अनुसूचित जाति और जनजाति आयुक्त कहा जाएगा, उसे उक्त कार्य सौंपे जाएंगे। यानी जो ये जो है स्पेशल ऑफिसर जो नियुक्त किया जा रहा है उसको जो है अनुसूचित जाति और जनजाति आयुक्त कहा जा रहा है। यहाँ पर आप देखेंगे कि ये आयोग स्पेशली गठित कब हुआ, तो यानी अब ये यहाँ से इतिहास क्रिएट की, इसकी पिछली जर्नी क्या हुई, कैसे इसको स्थान मिला कॉन्स्टिट्यूशन में। तो जैसे मैंने बताया कि सबसे पहले 1978, और 1978 में एक जो है एग्जीक्यूटिव रिजोल्यूशन पास हुआ, एक संकल्प पास हुआ। और इस संकल्प में क्या हुआ, एक संकल्प पास हुआ 1978 में,
और इसका नाम जो रखा गया यानी इसको कहा गया नॉन स्टैच्यूटरी बॉडीज। नॉन स्टैच्यूटरी यानी कि जो आप देख रहे हैं यहाँ पर गैर सांविधिक है, और गैर सांविधिक और मल्टी मेंबर यानी बहुसदस्यीय आयोग की स्थापना की जाती है। 1978 में एक संकल्प के माध्यम से अनुसूचित जाति और जनजाति दोनों के लिए, अभी दोनों एक ही में थे, अनुसूचित जाति और जनजाति के लिए एक गैर सांविधिक बहुसदस्यीय आयोग की स्थापना की जाती है। और उसके बाद 1978 के बाद 1987 में दूसरा रिजोल्यूशन एक्ट पास किया जाता है, यानी दूसरा एग्जीक्यूटिव रिजोल्यूशन पास किया जाता है, यानी दूसरा संकल्प पास किया जाता है 1987 में। और 1987 में दूसरा संकल्प, और इसका नाम बदल करके यानी इसका नाम बदल करके राष्ट्रीय अनुसूचित जाति और जनजाति आयोग रखा जाता है। यानी जो अभी नाम क्या था, अभी नाम था कि गैर सांविधिक बहुसदस्यीय आयोग, अब इसका नाम हो गया राष्ट्रीय अनुसूचित जाति और जनजाति आयोग। 1987 के बाद तीसरी जर्नी की 65वां संविधान संशोधन आता है 1990 में, और 1990 में जब 65वां संविधान संशोधन आता है तो इसका नाम फिर से इस राष्ट्रीय अनुसूचित जाति जनजाति का आयोग नाम बदल करके इसका नाम रख दिया जाता है हाई लेवल मल्टी मेंबर यानी उच्च स्तरीय बहुसदस्यीय आयोग। उच्च स्तरीय बहुसदस्यीय आयोग अनुसूचित जाति और जनजाति आयोग की स्थापना की जाती है। यानी अब इसका नाम क्या हो गया, उच्च स्तरीय बहुसदस्यीय राष्ट्रीय अनुसूचित जाति और जनजाति आयोग रखा गया। यानी यहाँ पर आप दोनों नाम साथ साथ लेकर चलेंगे, अनुसूचित जाति और जनजाति आयोग, चूंकि अभी तक की अलग नहीं थे। तो 65वां संविधान संशोधन भी हो जाता है। उसके बाद क्या होता है, उसके बाद 65वें संविधान संशोधन के बाद फिर आता है 89वां संविधान संशोधन, और 89वां यहाँ पर आप देखेंगे 89वां संविधान संशोधन कब हुआ, 2003 में 89वां संविधान संशोधन हुआ। अब जब 2003 में 89वां संविधान संशोधन हुआ तो यहाँ पर क्या होगा, एससी और एसटी को अलग अलग बॉडीज जो है अलग अलग कर दिया जाएगा। इन दोनों बॉडीज को अलग अलग, जो एससी है उसको 338 आर्टिकल के थ्रू, जो एसटीज हैं उनको 338 ए आर्टिकल के थ्रू कॉन्स्टिट्यूशन में स्थान दिया जाता है। तो यहाँ पर आप देखेंगे कि 89वां संविधान संशोधन 2003 में हुआ, और इसके थ्रू क्या हुआ, एक आर्टिकल यानी इसको दोनों को दो भागों में विभक्त कर दिया गया। अनुसूचित जाति को अलग कर दिया गया, अनुसूचित जनजाति को अलग अलग कर दिया गया। फिर अनुसूचित जाति के लिए एससी के लिए एक आर्टिकल 338 रखा गया। अनुसूचित जनजाति जो है, जो अगले चैप्टर में देखने वाले हैं, वो 338 का के थ्रू उसको स्थान दिया गया। तो चूंकि आपने देखा कि यहीं पर दोनों अलग अलग हुए, यानी 89वें संविधान संशोधन 2003 में ही दोनों एससी और एसटी अलग अलग हुए। तो आप जब ये चैप्टर पढ़ रहे हैं, यानी यहाँ पर आप कौन सा चैप्टर पढ़ रहे हैं, अनुसूचित जाति के लिए राष्ट्रीय आयोग, और इसके बाद वाला पढ़ने वाले हैं अनुसूचित जनजाति के लिए राष्ट्रीय आयोग। तो यहाँ तक की सेम फीचर आपके काम करेंगे, यानी सेम कि 89वें संविधान संशोधन तक की चूंकि दोनों एक ही थे और एक ही में कार्य कर रहे थे, यानी फिर उसके बाद इस संविधान संशोधन के थ्रू दोनों को अलग अलग किया गया। तो दोनों का फीचर लिखते समय यानी या नोट डाउन करते समय आपको माइंड मेकअप करना कि यहाँ तक कि दोनों की जर्नी एक ही जैसी है, यानी सेम ही है फीचर। उसके बाद यहाँ पर अलग अलग हुए हैं और यहाँ पर अलग अलग आर्टिकल के थ्रू स्थान दिया जाता है। तो यहाँ पर हम लोग बेसिकली 338 आर्टिकल देखेंगे, यहाँ पर 338 ए आर्टिकल देखेंगे, ठीक है। तो यहाँ पर देखेंगे फिर उसके बाद यानी 2003 में दोनों को अलग अलग कर दिया गया। 2004 में क्या हुआ, ये कार्य करने लगे। अब 2004 में पृथक रूप से कार्य करने लगे। तो इनका कार्य क्या था कि 2004 में सबसे पहले हो गया कि जब अलग अलग एससी और एसटी आयोग बन गए तो एससी एक आयोग हुआ। अब इस आयोग में कितने मेंबर हैं, तो इस आयोग जब गठित हुआ तो इसमें एक जो है अध्यक्ष है, आयोग का एक अध्यक्ष है, एक जो है उपाध्यक्ष है, उपाध्यक्ष, और जो तीसरा है वो तीसरा क्या है, अध्यक्ष, उपाध्यक्ष और 3 अदर मेंबर हैं, 3 अदर मेंबर हैं। यानी अब इनका कार्य होगा और इन सब की नियुक्ति राष्ट्रपति करेंगे। तो यहाँ पर जब अलग अलग आयोग 2004 में गठित हो जाता है, अस्तित्व में आ जाता है, यानी इम्प्लीमेंट करने का कार्य हो गया अब, यानी अब ये अस्तित्व में आ गए। 2003 में संविधान संशोधन हुआ और 2004 में ये कार्य करने लगे, ठीक है। तो 2004 में जब अस्तित्व में आए तो इस आयोग में क्या हुआ, ये जो आयोग गठित हुआ अनुसूचित जातियों के लिए एक राष्ट्रीय आयोग जो गठित हुआ, इसमें एक अध्यक्ष है, एक उपाध्यक्ष और 3 अन्य सदस्य हैं। इन सबकी नियुक्ति राष्ट्रपति द्वारा की जा रही है और इनकी सेवा शर्तें, कार्यकाल भी कौन निर्धारित करेगा, जो नियुक्त करेगा, यानी राष्ट्रपति ही सर्वे सर्वा है। फिर नेक्स्ट फीचर आप देखेंगे, यानी यहाँ तक कि दोनों सेम प्रोसेस। 2004 में अनुसूचित जनजाति का राष्ट्रीय आयोग भी कार्य करने लगेगा और 2004 में ही ये अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति दोनों के लिए यहाँ तक की सेम प्रोसेस। फिर आप देखेंगे अब इस आयोग के कार्य, यानी जो
ये अनुसूचित जाति आयोग बनाया गया, अनुसूचित जातियों के लिए जो राष्ट्रीय आयोग बनाया गया, नेशनल कमीशन फॉर एससीज जो है, एससी के लिए बनाया गया नेशनल कमीशन। अब इस आयोग के कार्य क्या है? तो माइंड मेकअप आपको ये करके चलना है कि चूंकि ये आयोग बनाया गया है और किसी स्पेशल कम्युनिटी के लिए बनाया जा रहा है, यानी जहां पर हम देख रहे हैं कि एससी के लिए एक आयोग बना दिया गया और एससी एसटी के लिए एक आयोग बना दिया गया। इसका तात्पर्य क्या होगा? इसका तात्पर्य, इसको संविधान में स्थान देने का अलग से तात्पर्य क्या होगा? तो इसका तात्पर्य यही हुआ होगा कि इससे पहले इनके साथ शोषण हो रहा होगा, यानी इनको इक्वली सारी चीजें नहीं मिल पा रही होंगी। और इन्हें, यानी जैसे आप देखते हैं कि आर्टिकल जो है संविधान में ही अस्पृश्यता का अंत वगैरह, ये आर्टिकल जो शामिल किए गए मौलिक अधिकारों में, तो इनके साथ कुछ ना कुछ भेदभाव हो रहा होगा। इसलिए इसको अलग से संविधान में जो है अलग से इसको, इस आयोग की स्थापना करने की आवश्यकता महसूस हुई होगी। तो जब ये आयोग स्पेशली इन्हीं के लिए बनाया गया, एससीज के लिए, तो इसका पूरा मोटो और इसका पूरा उद्देश्य क्या होगा? इनका इनका उत्थान करना। यानी एससी के लिए है तो एससी का उत्थान करना, एसटीज के लिए है तो एसटी का उत्थान करना। तो यहाँ पर आप देखेंगे कि इस आयोग के कार्य क्या हैं। तो आयोग के कार्य क्या हैं? तो यहाँ पर आप देखेंगे कि अनुसूचित जातियों के लिए संवैधानिक संरक्षण से संबंधित सभी मामलों के निरीक्षण और अधीक्षण, यानी जो भी अनुसूचित जाति के लोग होंगे उनके बारे में जांच पड़ताल करना कि कहीं शोषण तो नहीं हो रहा, कोई योजना बनाई जाएगी, कोई स्कीम लाई जाएगी तो उनका अच्छे से क्रियान्वयन करना, लोगों को जागरूक करना, ये सारे काम किसके होंगे? इस आयोग के कार्य होंगे। तो यहाँ पर आप देखेंगे कि यहाँ पर संवैधानिक यानी कॉन्स्टिट्यूशनली जो है प्रोटेक्शन देना, संविधान के थ्रू इनको प्रोटेक्शन देने का कार्य कौन करेगा? ये आयोग करेगा। तो यहाँ पर आप देखेंगे चाहे कॉन्स्टिट्यूशनली प्रोटेक्ट करने की बात हो या फिर अदर जो भी सोशल कोई इश्यूज हो गए, लीगल मैटर हो गए, तो उनके थ्रू इनको जो है इनका निरीक्षण अधीक्षण करने का कार्य ये आयोग करेगा। इसके अलावा अनुसूचित जातियों के हितों की बात सोचेगा और अगर कोई जो है अदर पर्सन जो है अगर कोई अदर पर्सन जो है इनके हितों का उल्लंघन करते हैं तो उसकी जांच पड़ताल करने का कार्य करेगा ये आयोग। और उसके बाद आप देखेंगे नेक्स्ट कि इनका कार्य क्या होगा, यानी अनुसूचित जातियों के लिए सामाजिक आर्थिक विकास से संबंधित जो भी योजनाएं चलाई जाएंगी, सोशल डेवलपमेंट के लिए जो भी योजनाएं चलाई जाएंगी उनका अच्छे से क्रियान्वयन करना, उन योजनाओं का इम्प्लीमेंट करना, लोगों को उनसे अवगत कराना, और यानी चाहे वो फिर अगर इनका कार्य क्या है, लोगों को उन योजनाओं का अच्छे से निर्माण करना, इम्प्लीमेंट कराना और उचित परामर्श देना उसके बारे में कि कैसे जो है ये योजना अच्छे से वर्क कर पाएगी। संघ शासित प्रदेश जो केंद्र शासित प्रदेश हैं और राज्य हैं उनके विकास में संदर्भित कार्यों का निरीक्षण और मूल्यांकन करना कि कोई योजना यहाँ पर कैसे चल पा रही, कैसे इम्प्लीमेंट हो पा रही है और इनसे संबंधित जो भी योजनाएं हैं हर व्यक्ति को उसका लाभ मिल पा रहा है कि नहीं मिल पा रहा है। तो ये सारा कार्य जो है ये अनुसूचित जो है जाति आयोग बनाया गया, अनुसूचित जाति के लिए जो राष्ट्रीय आयोग बनाया गया, ये इनका कार्य हो जाएगा। इसके अलावा आप देखेंगे कि इनके संरक्षण से संबंधित जो भी मुद्दे होंगे उनको उठाने का कार्य, उनको यानी उनके बारे में जो है ऊपर तक की पहुंचाने का कार्य यही आयोग करेगा। इनके साथ शोषण होता है, इनसे संबंधित जो भी मामले हैं वो ये आयोग जो है उसको संसद तक की यानी उन बातों को पहुंचाएगा। तो यहाँ पर आप देखेंगे और जो भी यानी ये सारा कार्य है, ये कार्य कौन कर रहा है? ये राष्ट्रीय आयोग कर रहा है। अब ये राष्ट्रीय आयोग अपनी रिपोर्ट तैयार करता जाएगा कि यहाँ पर ये कमी है, यहाँ पर ये योजना इम्प्लीमेंट की गई है, इनके लिए ये फैसिलिटीज प्रोवाइड कराई गई हैं। अब ये सारा कार्य जो है वो अनुसूचित जाति के लिए जो राष्ट्रीय आयोग बनाया गया वो कर रहा है। और ये कार्य करने के बाद अपनी रिपोर्ट किसको सौंपेगा करके, तो इसको जो रिपोर्ट है वो राष्ट्रपति को सौंप देगा। अब जब राष्ट्रपति के पास सौंप देगा तो उसके बाद राष्ट्रपति क्या करेंगे, तो उसको राज्य विधानमंडल के पास भी भेजेंगे, संसद में भी रखेंगे। तो अभी हम लोग देखेंगे। तो यानी इसका कार्य क्या हो रहा है कि इनका संरक्षण से संबंधित जो भी मामले हैं उनको उठाने का कार्य और इनको प्रोटेक्शन देने का कार्य, और इसके अलावा इनको संरचनात्मक उपायों के संदर्भ में केंद्र और राज्य सरकार द्वारा जो भी जो है कदम उठाए जा रहे हैं उनकी समीक्षा करना कि इन तक वो चीजें पहुंच पा रही कि नहीं, सामाजिक आर्थिक विकास और लाभ के लिए प्रयास करना इनके, ये पूरा कार्य होगा ये इस आयोग का। इसके अलावा जो भी राष्ट्रपति जो है रिकमेंड करेगा या आदेश देगा कि अनुसूचित जातियों के लिए या इनके सामाजिक और आर्थिक विकास के लिए कुछ योजनाएं प्रोवाइड की जाएं या कुछ जो है प्रस्ताव रखेगा इनके सामने, उन चीज़ों को इम्प्लीमेंट करने का कार्य या फिर खुद भी
जो है कहीं केंद्र सरकार हो गया, यानी केंद्र में या राज्यों में कोई भी इनके लिए कुछ भी योजना, इनके इनसे संबंधित कोई भी प्रस्ताव जो है वो ये आयोग भी रख सकता है, और राष्ट्रपति अगर कोई चीज रिकमेंड कर रहे हैं तो वो इनके लिए इम्प्लीमेंट करने का कार्य भी ये आयोग करेगा। तो यहाँ पर आप देखेंगे कि ये तो हो गया इनका कार्य। अब जब कार्य हो गया तो ये अब इन्होंने साल भर में कुछ कार्य किया होगा इनसे संबंधित, इनके उत्थान के लिए, इनके इक्वली जो है इक्वलिटी के लिए। तो जो कार्य किया होगा उसकी कोई ना कोई रिपोर्ट तैयार करेगा, यानी लेखा जोखा भी कर रहा होगा। तो ये जो रिपोर्ट तैयार होगी, उस रिपोर्ट को अब ये क्या करेगा, अब उस रिपोर्ट को ये पेश करेगा राष्ट्रपति के सामने। तो यहाँ पर यानी ये अपनी क्या करेगा, वर्ष भर की जो रिपोर्ट बनाई कि क्या क्या काम कराए गए इन क्षेत्रों में, तो उस रिपोर्ट को राष्ट्रपति के समक्ष प्रस्तुत कर देगा। अब राष्ट्रपति क्या करेगा, तो राष्ट्रपति के समक्ष जब प्रस्तुत करेगा तो राष्ट्रपति उस रिपोर्ट को संसद में पेश करेगा। अगर राज्यों से संबंधित मामले हैं तो उसे राज्यपाल को संबंधित जो है राज्यपाल को भेज देगा। तो यानी जो राज्यपाल को जब इसने राष्ट्रपति ने क्या कार्य किया, राष्ट्रपति ने उस सूचना को क्या किया, यानी राष्ट्रपति जो है अगर उसको भेजेगा राज्यपाल को, अगर राज्यों से संबंधित जो भी सूचनाएं हैं उसे राज्यपाल के पास भेजेगा, और राज्यपाल क्या करेगा, राज्यपाल राज्य विधानमंडल में भेजेगा, राज्य विधानमंडल में भेजेगा। तो इस तरह से आप देखेंगे जब राष्ट्रपति इस रिपोर्ट को राज्यों के राज्यपाल के पास भेजता है और राज्यपाल क्या करेगा, वो उसको राज्य विधानमंडल में रखेगा और इस पर बहस होगी, चर्चा होगी इन संबंधों में। जो भी इस आयोग ने, यानी इस आयोग ने जो भी जो है सिफारिशें की होंगी कि इन क्षेत्रों में पर्टिकुलर रीजन में क्या क्या आवश्यकताएं हैं, क्या क्या मेजर जरूरतें हैं, और क्या क्या यहाँ पर निवेश किया जाना चाहिए, कितना पैसा, या जो भी सिफारिशें इस आयोग ने रखी। तो इस आयोग की सिफारिशों पर इस जैसे राज्यों से संदर्भित थी, तो इस राज्य विधानमंडल के समक्ष जब रखा जाएगा तो उनमें से कुछ सिफारिशों को माना भी जाएगा और कुछ सिफारिशें जो है वो राज्य विधानमंडल जो है वो अस्वीकार भी कर सकता है। तो अगर अस्वीकार करेगा तो उसको राज्य विधानमंडल को इसकी जो है इसकी बारे में यानी सफाई देनी पड़ेगी कि वो सिफारिश जो की गई है उसको क्यों अस्वीकार किया है आपने। अस्वीकृत के कारणों को स्पष्ट करने वाला ज्ञापन भी देना होगा राज्य विधानमंडल को। तो यहाँ पर आप देखेंगे कि आयोग अपनी वार्षिक रिपोर्ट राष्ट्रपति को देगा, राष्ट्रपति इनको राज्यपालों को सौंपेगा और राज्यपाल क्या करेंगे, राज्य विधानमंडल के समक्ष रखेंगे। इस पर जो है जो इस आयोग ने सिफारिश कुछ की गई होगी उन सिफारिशों को माना भी जा सकता है या अस्वीकार किया जा सकता है। तो अगर अस्वीकार किया जाएगा तो उसके कारण का ज्ञापन देना होगा। तो यहाँ पर आप देखेंगे उन कारणों को भी बताना होगा। इसके बाद आप देखेंगे कि अगर राष्ट्रपति जो है, यहाँ पर आप देखेंगे राष्ट्रपति किसी राज्य सरकार से संबंधित किसी आयोग की जो रिपोर्ट है उसको राज्य के राज्यपाल के पास भेजता है और राज्यपाल इसे आयोग की सिफारिश पर कार्रवाइयों का उल्लेख करते हुए ज्ञापन के साथ राज्य विधानमंडल के समक्ष, ये बात आप जान चुके हैं, मैंने डिस्कस कर दिया, और उन्हें स्वीकार भी कर सकता है या अस्वीकार भी। अस्वीकार करेगा तो कारण बताएगा। इसके अलावा अब आप देखते हैं आयोग की शक्तियां, क्या क्या पावर्स हैं, यानी आपने कार्य देख लिए आयोग के। उसके बाद आपने देखा कि आयोग जो है अपनी रिपोर्ट, यानी एक साल में इसने जो कार्य किया इनके उत्थान के लिए, उसके बाद आपने देखा कि इसने रिपोर्ट बनाई और उस रिपोर्ट को राष्ट्रपति के समक्ष प्रस्तुत कर दिया। राष्ट्रपति ने राज्य विधानमंडलों को सौंप दिया और राष्ट्रपति ने राज्यपाल को दिया, राज्यपाल ने राज्य विधानमंडलों के समक्ष प्रस्तुत किया। तो ये तो आपने देखा, ये इनका पूरा कार्य हो गया। अब उसके बाद आप देखते हैं कि इस आयोग के पास जो पर्टिकुलर जो SC आयोग है, STs आयोग है, भाषाई अल्पसंख्यक के लिए आयोग बनाया गया, तो इनके कार्य क्या होते हैं। तो यहाँ पर आप देखेंगे कि इस आयोग की शक्तियां क्या हैं। तो शक्तियां आप देखेंगे तो यहाँ पर आप देखेंगे कि जब आयोग जो है किसी कार्य की जांच पड़ताल कर रहा है, यानी आयोग की शक्ति क्या है कि आयोग शक्ति ये है कि जब वो किसी कार्य की जांच पड़ताल कर रहा है, जांच पड़ताल का सेंस है कि आयोग के बारे में अगर उसको लगता है कि इस पर्टिकुलर कम्युनिटी के साथ या SC जो वर्ग है इसके साथ कहीं पर शोषण हुआ है, कहीं पर भेदभाव हुआ है, तो इसके बारे में वो जांच पड़ताल करेगा। अब जांच पड़ताल करेगा यानी अगर कहीं SC वर्ग को सताया गया है या उसका शोषण किया गया है तो उसके बारे में जांच पड़ताल ये आयोग करेगा और उस जांच पड़ताल के थ्रू के दौरान अगर उसको जो भी जरूरत पड़ती है, जो भी एविडेंस की जरूरत पड़ती है, उन एविडेंस को मंगाने के लिए, यानी वो किसी भी मेंबर को यानी समक्ष होने के लिए, शपथ दिलाने के लिए पेश करेगा। यानी यहाँ पर आप देखेंगे कि जब वो जांच पड़ताल कर रहा है, जब ये आयोग क्या है कि इनके शोषण की या इनके विरुद्ध जो भी जो है याचिका दायर की गई, तो उनकी जांच पड़ताल करते समय
उनकी जांच पड़ताल करते समय जो ये आयोग है, ये आयोग किसी भी भारत के किसी भी भाग से किसी व्यक्ति का जो है समन करना, उसे हाजिर करना या शपथ करना, शपथ पर उसकी परीक्षा करना। तो यानी इस आयोग के पास पावर है कि अगर एससी कम्युनिटी, एससी वर्ग के किसी भी व्यक्ति के साथ शोषण हुआ है, तो उस शोषण की जांच पड़ताल करते समय जिसने भी ये शोषण किया है वो भारत के किसी भी भाग में रह रहा हो, कहीं पर भी हो, छुपा हुआ हो, तो उस व्यक्ति को अपने समक्ष हाजिर कर सकता है, उसकी परीक्षा ले सकता है, उससे क्वेश्चनिंग कर सकता है और उसे दस्तावेज प्रकट करने के लिए कह सकता है कि आप इसके बारे में एविडेंस प्रूफ प्रकट करें। और इसके अलावा उसे शपथ पत्र पर हस्ताक्षर ग्रहण जो है करा सकता है। शपथ पत्र यानी शपथ लेने के लिए कि आप जो बोल रहे हैं वो सही बोल रहे हैं कि नहीं। शपथ जो है शपथ पत्रों पर साक्ष्य ग्रहण करवा सकता है। ये किसके पास जो है पावर है? ये जो इनके लिए स्पेशली जो है आयोग बनाया गया, एससीज के लिए जो आयोग बनाया गया, अनुसूचित जातियों के लिए राष्ट्रीय आयोग, तो ये जब जांच पड़ताल कर रहा है इनके संबंध में, तो इसके पास उसकी पावर बताई जा रही। तो यहाँ पर आप देखेंगे कि किसी न्यायालय या कार्यालय से किसी भी लोक अभिलेख पर उसकी प्रति की अपेक्षा कर सकता है, यानी प्रतिलिपि मंगा सकता है कि क्या जो है इसके प्रति जो है क्या क्या दोषारोपण है। इसके अलावा आप देखेंगे कोई भी साक्ष्य हो गया, दस्तावेज हो गया, कोई भी जो साक्ष्य दस्तावेज उनको प्रस्तुत करने के लिए कह सकता है। इसके अलावा कोई अन्य विषय जो हैं, अदर जो मैटर्स हैं, उन पर जो है वो जो राष्ट्रपति जो है नियम द्वारा अवधारित करे, यानी राष्ट्रपति अगर कोई अदर मैटर भी है तो उसको भी ये लोग जो है ये आयोग जो है उसको भी जो है आधारित करेगा, उसको भी देखेगा, उस मैटर को भी। तो यहाँ पर आप देखेंगे कि ये जो आयोग था एससी, जो आयोग बनाया गया था एससी के लिए, राष्ट्रीय अनुसूचित जो है अनुसूचित जाति के लिए जो आयोग बनाया गया, तो यहाँ पर आपने देखा कि संघ और प्रत्येक राज्य सरकार अनुसूचित जातियों को प्रभावित करने वाले सभी महत्वपूर्ण नीतिगत जो विषयों पर आयोग से परामर्श करेगी। यानी चाहे वो संघ सरकार हो या राज्य सरकार, जो भी एससी कम्युनिटी है उसको उत्थान के लिए उसके उत्थान के लिए कोई भी परामर्श मांग सकता है इस आयोग से। इसके अलावा आप देखेंगे कि ये जो आयोग है वो ओबीसी वर्ग हो गया, आंग्ल भारतीय समुदाय के संबंध में भी उसी प्रकार से कार्य करेगा जिस प्रकार से वो एससी के लिए कार्य कर रहा था। यानी अभी तो वर्तमान समय में पिछड़े वर्ग के लिए एक अलग आयोग बना दिया गया, जैसे कि आप देख रहे हैं अनुसूचित जाति के लिए एक राष्ट्रीय आयोग बनाया गया। इसी तरह आपने देखा कि अभी आगे चैप्टर्स में देखेंगे आप अनुसूचित जनजातियों के लिए बनाया गया। फिर तीसरा आप चैप्टर जो देखने वाले हैं वो भाषाई अल्पसंख्यकों के लिए बनाया गया। तो यहाँ पर आप देखेंगे और वर्तमान समय में यानी मैं नेक्स्ट जो लेक्चर होगा उसमें जो यानी जो अदर चैप्टर इसमें ऐड हुए हैं, जो न्यू चैप्टर ऐड हुए हैं उनको मैं कवर कर दूंगी। तो यहाँ पर आप देखेंगे कि ये आयोग क्या करेगा, पिछड़ा वर्ग आयोग हो गया यानी पहले तक की, जब तक पिछड़ा वर्ग आयोग नहीं बना था तब तक ये इन मामलों को भी देखता था, जैसे पिछड़ा वर्ग आयोग हो गया, आंग्ल भारतीय समुदाय के संबंध में जो भी है, आंग्ल भारतीय समुदाय हो गए उनसे संबंधित जो भी मामले हैं उनको भी इक्वली इसी तरह से ट्रीट कर सकता था, यानी इसी तरह से देख सकता था अनुसूचित जातियों के लिए जैसे करता है। तो यानी वर्तमान समय में पिछड़ा वर्ग आयोग अलग से डिफाइन कर दिया गया। तो यहाँ पर आप देखेंगे तो ये तो था चैप्टर आपका, यहाँ पर देखेंगे और कि आर्टिकल, यानी यहाँ पर आप देखेंगे 338, सिर्फ एक ही आर्टिकल इसमें देखा आपने 338 आर्टिकल। और बेसिकली ये जो 338 आर्टिकल है किस भाग में आता है, 338 आर्टिकल जो है वो किस भाग में आता है, तो भाग है यहाँ पर 338 आर्टिकल, ठीक है। तो 338 आर्टिकल जो है वो भाग 16 के तहत आता है, भाग 16 के तहत। भाग 16 में 330 से 342 आर्टिकल आते हैं, 330 से 342 आर्टिकल जो है वो भाग 16 में आते हैं। इसके पहले कल वाले लेक्चर में आपने जो निर्वाचन आयोग देखा था, तो निर्वाचन आयोग जो देखा था आपने उसमें निर्वाचन आयोग किस आर्टिकल में है, तो भाग 15, यानी भाग किस भाग में है, तो भाग 15 देखा था निर्वाचन आयोग के बारे में। और इसके यूपीएससी और जो है स्टेट लोक सेवा आयोग के बारे में देखा था, तो वो भाग 14 में था, यानी और 13 तक की आपने अध्ययन कर लिया था। तो कल आपने एक तरह से बेसिकली 14 और 15 का अध्ययन किया था। आज आपने देखा ये 16वां, तो 16वां जो भाग है, भाग 16, वो 330 से 342 आर्टिकल में इसमें जो है कुछ वर्गों के बारे में जो विशेष उपबंध दे दिए गए, चाहे वो एससी एसटी कम्युनिटी हो गई या फिर अनुसूचित जाति जनजाति के लिए चाहे लोकसभा में आरक्षण हो गया, और लोकसभा के बाद जैसे आंग्ल भारतीय समुदाय है उसको लोकसभा में आरक्षण दिया जाता है, राज्यसभा में आरक्षण दिया जाता है, या राज्यों की जो विधानसभाएं हैं उनमें आरक्षण दिया जाता है,
यानी राज्यों की जो विधानसभाएं, और आंग्ल भारतीय समुदायों को राज्य की विधानसभाओं में जो आरक्षण दिया जाता है। बेसिकली भाग 16 में ये जो कुछ वर्ग जो विशेष बना दिए गए, उनके आरक्षण, उनको विशेष उपबंध देने के बारे में ही भाग 16 है। तो इसी भाग 16 के थ्रू हम लोगों ने आर्टिकल 338 का अध्ययन कर लिया, जो कि था अनुसूचित जातियों के लिए राष्ट्रीय आयोग जो बना दिया गया जब इसको कॉन्स्टिट्यूशन में स्थान दे दिया गया। तो आइए डिस्कस करते हैं हम लोग नया चैप्टर, और जो कि है अनुसूचित जनजाति के लिए, यानी पूरे फीचर आपको इसी चैप्टर से कनेक्ट होने वाले हैं। तो इस चैप्टर को बहुत अच्छे से आप देख लें कि इसमें आपने क्या क्या देखा, और सेम फीचर मिलने वाले हैं आपको नेक्स्ट जो चैप्टर है। यानी यहाँ पर आपने क्या क्या देखा कि इस आयोग, ये जो आयोग बना अनुसूचित जाति के लिए, वो कैसे कैसे बना, और कब कब जो है इसमें, यानी 1978 में संशोधन हुआ, 1978 में संकल्प हुआ, 1978 के बाद जस्ट आप इसका पीछे वाला डिजिट चेंज कर दें 1987 में, फिर उसके बाद ये अभी तक की संकल्प थे। उसके बाद 1990 में 65वां संविधान संशोधन हो जाता है, और 1990 के बाद आप देखते हैं कि 89वां संविधान संशोधन 2003 में हो जाता है, और 2004 से ये कार्य करने लगता है। यहाँ तक कि सेम ही फीचर आपको मिलने वाले हैं। तो आई होप आपको ये चैप्टर बहुत बहुत अच्छे से समझ में आ गया। इससे आपको कोई भी क्वेश्चन छूटने वाला नहीं है, और कोई भी आपके यहाँ पर, यानी आपके माइंड में कुछ भी डाउट नहीं रह गया होगा। आई होप, मैं ऐसी आशा करती हूँ। और डियर एस्पिरेंट, आपको अगर जो चीज़ें अच्छी लग रही हैं, कनेक्ट कर पा रहे हैं आप चीज़ों को, तो आप लोगों तक ही शेयर करें, क्योंकि आप ही शेयर कर सकते हैं और लोगों तक ही पहुंचा सकते हैं। ज़रूरतमंद जो भी हैं, जिनको ज़रूरत है इस चीज़ की, आप वहाँ तक ही पहुँचाएँ। और आइए हम लोग डिस्कस करते हैं इसके नेक्स्ट चैप्टर। यहाँ पर आप नेक्स्ट चैप्टर देख पा रहे हैं, अनुसूचित जनजातियों के लिए राष्ट्रीय आयोग, यानी अनुसूचित जाति के लिए राष्ट्रीय आयोग आपने देख लिया। उसके बाद नेक्स्ट चैप्टर है अनुसूचित जनजातियों के लिए राष्ट्रीय आयोग, और जो न्यू एडिशन आ गया उसमें आपने देखा है कि राष्ट्रीय पिछड़ा वर्ग आयोग, जिसको हम लोग नेक्स्ट वीडियो में कनेक्ट करेंगे। तो राष्ट्रीय पिछड़ा वर्ग आयोग के लिए, यानी ये कब आया, 2018 में। तो आप देखते हैं कि 2018 तक जो है वो आप देखते हैं कि जो अनुसूचित जाति था, तो वो जो आयोग था, उसी आयोग से अपेक्षा की जाती थी कि वो राष्ट्रीय पिछड़ा वर्ग आयोग ओबीसी के लिए भी कार्य करता रहे, और उसे इस दायित्व से मुक्ति कब हुई, तो 2018 में जब 102वां अमेंडमेंट हुआ, 102वां संविधान संशोधन हुआ, और 102वां संविधान संशोधन अधिनियम 2018 में हुआ। 102वां संविधान संशोधन अधिनियम 2018 के द्वारा इसे मुक्त कर दिया गया इस चीज़ के लिए, यानी ओबीसी के लिए प्रिजर्वेशन जो था, ओबीसी के लिए संरक्षण से इसे मुक्त कर दिया जाता है। और इसके लिए एक अलग इसके लिए एक अलग आर्टिकल 338 बी, इसके लिए एक अलग आर्टिकल 338 बी के थ्रू इसे स्थान दिया गया। और आर्टिकल 338 बी के द्वारा जो राष्ट्रीय पिछड़ा वर्ग आयोग है, इसके लिए एक अलग आयोग बना दिया जाता है, आर्टिकल 338 बी। और यहाँ पर हम देखते हैं, यानी हम लोग नेक्स्ट जो देखेंगे वो आर्टिकल 338 बी, जो राष्ट्रीय पिछड़ा वर्ग आयोग बनाया गया, उसको भी हम लोग कवर करेंगे। यहाँ पर हम लोग जो नेक्स्ट यहाँ पर देख रहे हैं, अनुसूचित जनजातियों के लिए राष्ट्रीय आयोग। इससे पहले क्या पढ़ा, अनुसूचित जाति के लिए राष्ट्रीय आयोग। तो जस्ट आप तुरंत कनेक्ट करने वाले हैं कि इसको किस आर्टिकल में स्थान दिया गया था, तो 300 का आर्टिकल, यानी किस आर्टिकल में, तो 300 का आर्टिकल में। कैसा निकाय है, संवैधानिक निकाय है। उसके बाद आप देखेंगे कि पृथक कब हुआ, यानी अनुसूचित जो है जनजाति आयोग के लिए ये जो पृथक आयोग है, ये कब बनाया गया था, तो इसके लिए कब आयोग बनाया गया, तो यहाँ पर आप देखेंगे कि अलग अलग कब किए गए। तो अलग अलग जो है वो 89वें संविधान संशोधन के थ्रू SC और STs को अलग अलग कर दिया गया था। तो इसके पहले की जर्नी जैसा मैंने बताया कि सेम ही है, तो सेम, यानी आप देखेंगे यहाँ पर, आप देखेंगे कि अनुसूचित जनजातियों के लिए पृथक आयोग, और अनुसूचित जनजातियों के लिए पृथक आयोग जो है, यहाँ पर आप जो कनेक्टिंग पॉइंट दिया गया है कि 1990 में 65वें संविधान संशोधन। तो इसके पहले का जस्ट आपको कनेक्ट करना कि 1978 में पहला संकल्प, और एक संकल्प पारित हुआ जिसमें से आप देख रहे थे कि गैर संविधिक बहुसदस्यीय आयोग की स्थापना हो गई थी। गैर सांविधिक बहुसदस्यीय आयोग की स्थापना, बहुसदस्यीय आयोग बनाया गया था। इसके बाद 1987 में दूसरा संकल्प हुआ, और इसका नाम जो है वो चेंज कर दिया गया, और इसका नाम चेंज करके राष्ट्रीय अनुसूचित, इसका नाम 1987 में चेंज किया गया, इसका नाम हो गया राष्ट्रीय अनुसूचित जाति एवं जनजाति आयोग। राष्ट्रीय अनुसूचित जाति और जनजाति आयोग कब बनाया गया, 1987 में। यानी 1978 में पहला संकल्प,
और यहाँ पर आप देख पा रहे थे कि 1978 में गैर सांविधिक बहुसदस्यीय आयोग बना। 1987 में दूसरा राष्ट्रीय अनुसूचित जाति और जनजाति आयोग गठित हुआ। उसके बाद आप देखते हैं कि 1990 में 65वां संविधान संशोधन हुआ और 1990 में 65वें संविधान संशोधन अधिनियम के थ्रू इसको क्या बना दिया गया था, इसको बहुसदस्यीय, इसको क्या बनाया गया था, मल्टी मेंबर, इसको बहुसदस्यीय और उच्च स्तरीय बहुसदस्यीय आयोग बनाया गया। उच्च स्तरीय बहुसदस्यीय अनुसूचित जाति और जनजाति आयोग बनाया गया। अनुसूचित जाति और जनजाति आयोग कब बनाया गया? 1990 में। इसके अलावा इसके बाद 1990 के बाद यानी 1990 में 65वां संविधान संशोधन। तो यहाँ पर आप देखेंगे कि 1990 के 65वें संविधान संशोधन द्वारा अनुसूचित जाति और जनजाति के लिए एक राष्ट्रीय अनुसूचित जाति और जनजाति आयोग की स्थापना कर दी जाती है। इसके बाद आप देखते हैं कि जो 2003 में 89वां संविधान संशोधन होता है और इसमें SC और ST को अलग अलग कर दिया गया। इनके लिए एक अलग अलग आयोग बना दिया गया। तो यहाँ पर ST के लिए जो अलग आयोग बनाया गया तो इसके थ्रू इसको 338A आर्टिकल में स्थान दिया गया कॉन्स्टिट्यूशन में। तो यहाँ पर आप देखेंगे कि अनुच्छेद 338 के द्वारा इस आयोग की स्थापना और अनुसूचित जाति और जनजाति के लिए संविधान या अन्य विधियों के अंतर्गत संरक्षण प्रदान करने के उद्देश्य से की गई है। तो यहाँ पर आप देखेंगे